नमस्कार। कल यानी 19 अप्रैल 2024 लोकसभा के चुनाव प्रारंभ हो रहे हैं। ये लोकसभा के चुनाव करीब 1 से 1.5 महीना चलेंगे। जून में शपथ ग्रहण होगा नई सरकार का। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने मन बना लिया हो कि किस पार्टी को वोट देना है। मैं भी आप लोगों से अपील करने आया हूं अपने चैनल के माध्यम से कि किसको वोट देना है। वोट ऐसे पार्टी को देना है जो आपको विकास दे सके, आपके बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ा सके, जो आपके जीवन की सुरक्षा कर सके, जो आपके अधिकारों की सुरक्षा कर सके, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर उठाकर चलने का मौका दे सके, जो आपको दुश्मनों को मारकर आपको गर्व महसूस कराए, उसको दीजिए। किसको देंगे? देखिए, निर्णय आपका होगा। मेरे कुछ सवाल हैं। अभी एक पार्टी के मुखिया कहिए कि नवरात्रों में मछली खाकर दिखा रहे थे। उसका समर्थन करने वाले दलाल पत्रकार ये कहते मैं तो मछली खाऊंगा, अजीत अंजुम, जिसको जो करना कर ले। भाई आप मछली खाएं, गोबर खाएं, आपका कौन क्या करेगा। परंतु ये मैसेजिंग होती है मछली खाकर नवरात्रों में दिखाना। खाना व्यक्तिगत चॉइस होती है। वो मछली खाता है, मांस खाता है, मदिरा पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, ये व्यक्तिगत चॉइस है। किसी दूसरे का इस पर क्या कंट्रोल है। लेकिन आप जब मैसेजिंग करते हो एक समाज विशेष, समुदाय विशेष के लिए आप मैसेजिंग करते हो वोट पक्का करने के लिए, तो हिंदुओं को ये बताया जा रहा है कि आपके वोट की आवश्यकता नहीं है हमें। आप सिर्फ एक कमोडिटी हो, आप हमें वोट दीजिए, हम भला समुदाय विशेष का करेंगे, आपका नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने अभी तक रामनवमी की बधाई नहीं दी है, जबकि अपने आप को कृष्णवंशी कहते हैं। तो आप देखिए कि मंदिरों में, मंदिरों की रक्षा के लिए, नए नए मंदिरों के निर्माण के लिए कौन कर रहा है। राहुल गांधी और चारा चोर, ऑफिशियली चारा चोर लालू यादव, लालू प्रसाद यादव सावन के महीने में मटन पका रहे थे। जबकि आमतौर पर हिंदू जो मांस भी खाता है, वो सावन के महीने में, जो लोग मांस खाते हैं सावन के महीने में वो मांस नहीं खाते, लगभग लगभग छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मांस तो बहुत दूर की बात। आप मटन बनाकर सावन के महीने में, ये अकस्मात नहीं होती चीजें, ये मैसेजिंग होती है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। यानी समुदाय विशेष के साथ खड़े हिंदुओं को तो मूर्ख बनाया जा रहा है। 2008 में जब एक सरकार थी, उसने चाइना के साथ अनऑफिशियल समझौता किया। उसमें समझौता हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति सरकार में सदस्य नहीं था। किस हैसियत से उसने एक पार्टी के उसे हस्ताक्षर किए, और उससे हमारा कुटीर उद्योग, एमएसएमई उद्योग बिल्कुल लहूलुहान हो गया। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि बांस जो कि घास की प्रजाति है, आप जो व्यक्ति साइंस पढ़ते हैं या बायोलॉजी बॉटनी जो जानते हैं वो देखिए, बांस एक घास की प्रजाति में आता है, पेड़ नहीं होता है। अगर आप उसको पेड़ की कैटेगरी में रख देंगे तो कोई भी किसान जो बांस उगाता है उसको काट नहीं सकता, फिर उसको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है बांस का पे काम करने के लिए, उसको औद्योगिकरण तरीके से काम करने के लिए। अगर बांस उगाते हैं तो घास के में रजिस्टर्ड है, तो आपको आज्ञा, अनुमति नहीं लेनी पड़ती। तो जो लोग नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग बांस से जुड़े हुए उत्पाद बनाते हैं, उनका व्यवसाय बिल्कुल ठप सा हो गया, क्योंकि बांस काट नहीं पा रहे थे, व्यवसाय कर नहीं पा रहे थे। छोटी छोटी लाइट्स, झालरें जो दिवाली पे बनती हैं वो चाइना से आ रही थी। छोटे छोटे दिए, लैंप, छोटे छोटे खिलौने, सब चाइना से आ रहे थे। भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां भी चाइना से आ रही थी। जो हमारे गांव में किसान और उसके सहयोगी लोग हैं, कुम्हार हैं, जो दिए बनाते हैं, उनका धंधा ठप होने लगा था। आज स्थिति ये है कि झालरें भी यहाँ बन रही हैं, मूर्तियां भी यहाँ बन रही हैं। खिलौने जो कभी चाइना से आते थे एक सरकार के दौरान, आज इस सरकार में हम खिलौने के एक्सपोर्टर हो गए हैं। एक समय था हम छोटी छोटी हथियारों की दलाली खाने वाले लोगों का ग्रोह यहाँ चलता था। बड़े हथियार, छोटे हथियारों की दलाली खाने वाले लोग, उनके माध्यम से सरकारें डील करती थी।
आज हम 20-25 हजार करोड़ के इस अभी तक हम हथियार एक्सपोर्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ जब 2008 में 26/11 हुआ तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में थे और उनको उस जगह ले जाया गया मरी में, जो इस्लामाबाद से ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर फोन का नेटवर्क नहीं आता, यहाँ पर कोई निर्णय लेने वाला आदमी नहीं था और उसको हिंदू टेरर बनाने की कोशिश की, किताबें लिखी गई। कसाब के हाथ में कलावा बंधा हुआ था, ऐसा कलावा बंधा हुआ था जैसे मेरे हाथ में बंधा हुआ है, ये हमेशा बंधा रहता है मेरे हाथ में, ये कलावा बंधा हुआ था। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो वो सरकार ये सिद्ध करके बता देती कि ये टेररिस्ट हिंदू थे। अब आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसी सरकार है जो पाकिस्तान में घुस के मारती है, एयर स्ट्राइक करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है और करीब 300 से 400 कीड़े मकोड़े की तरह आतंकवादियों को मार दिया गया है। 20 से 30 टॉप लोगों को, टॉप आतंकवादियों को मारा है। किसने मारा, क्यों मारा है, वो विषय नहीं है आज, लेकिन मारा गया है। मुफ्ती सरबजीत को जेल के अंदर मारने वाला डॉन को अभी 21 गोली मारी गई है। तो शायद पाकिस्तान खुद से तो ऐसे लोगों को गोली नहीं मारे क्योंकि उनके एसेट थे। चीन जो हमारी छाती पर चढ़ दौड़ता था, हमारे जवानों ने निहत्थे उनकी गर्दनें तोड़कर 100 लोगों को मार दिया और सरकार ने उनको मेडल्स दिए हैं, हमारे सैनिकों को सम्मान दिया है। एक समय हमारे सैनिकों के हाथ बंधे होते थे, आज धारा 370 एक सरकार ने पाला पोसा, उसको घी पिला पिला कर इतना मजबूत किया कि कहा जा रहा था अगर उसको हटाए तो खून की नदियां बह जाएंगी। परंतु आज धारा 370 है नहीं, वहां पर हटा दी गई है और उसके कारण कश्मीर का जो एक मुस्लिम स्टेट का डिफेक्टो रूल्स था वो भंग हो गया, उसको भारत में आत्मसात हो गया और वो विकास की धारा के साथ अब चल रहा है। नीलम वैली में जो पानी जा रहा था, भारत सरकार ने उसको मोड़कर वापस लाया है। एक समय ऐसा था कि वो पानी, नेहरू के जमाने की सरकारें ऐसी थी, नेहरू जी के, जिन्होंने हमारे हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को दे दिया। आज कहीं युद्ध होता है तो हमारी सरकार से पूछकर युद्ध विराम हो सकता है, कहा जाता है कि आप युद्ध विराम कराइए। आज हम डंके की चोट पर रशियन ऑयल लेकर उसको रिफाइंड करके यूरोप में बेच रहे हैं। हमको कहा गया हम सैंक्शन कर सकते हैं, लेकिन आज जो मजबूत सरकार है उसको सैंक्शन करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक समय में कहा जाता है मित्रोखिन की जो आर्काइव्स में जो किताबें लिखी हैं कि बहुत सारे मंत्री गण यहाँ पर पेरोल्स पर काम करते थे, केजीबी के पेरोल्स पर काम करते थे और आज कितने सारे ऐसे लोग उस समय जो पता लगता है, आज हम उस हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो आज जितनी मजबूत सरकार है उस सरकारों ने कभी मजबूत होने नहीं दिया और आज हम आप गर्व से भारत ये होने के नाते दुनिया में कहीं भी जाते हैं हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। एक समय में हमें शक की नजर से देखा जाता था, आज भारत की दुनिया का कोई भी देश हमसे बिना पूछे बड़ा फैसला नहीं लेता है। G20 में जब ये पूरी दुनिया को लग रहा था कि एक सहमति से सर्कुलर जारी नहीं होगा, तब इस मजबूत सरकार ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर कर उसमें रूस भी था, चीन भी था, अमेरिका भी था, सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया और अफ्रीका के देशों को G20 में शामिल कराया। ये हमारे सरकार की उपलब्धि है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं तो भ्रष्टाचार के ऊपर ईडी ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है, जो पिछली सरकारों में करीब 20,000 करोड़ के आसपास से भी नहीं थी। आज ईडी सशक्त तरीके से काम कर रही है। अब ये लोग एक प्रोपेगेंडा है, पिछली सरकार वाले ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पर कर रहे हैं। जी नहीं, पॉलिटिकल लोगों पर ईडी ने अभी तक सिर्फ 3% ही शिकंजा कसा है। 97% उन लोगों पर है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाया है, गरीबों का पैसा लूटा है, उनके पैसों की रिकवरी हुई है। आज एक मजबूत सरकार ने अमेरिका को हमारे समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है।
एक मजबूत सरकार ने रूस के राष्ट्रपति के बोलने पर मजबूर कर दिया है कि ये सरकार बहुत मजबूत है, मोदी जी की पूरी दुनिया सुनती है। ये मजबूत सरकार है कि हमारे पड़ोसियों में, आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ, बांग्लादेश के अंदर अमेरिका ने, सीआईए ने पूरी ताकत झोंक रखी थी रिजिम चेंज करने की, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया और भारत ने बांग्लादेश की सरकार बचाई, उसका पुनर्स्थापना हुई, वहां इलेक्शन हुए और शेख हसीना की सरकार को फिर से स्थापित किया। अमेरिका के ऑपरेशंस को हमने पलट दिया और शेख हसीना ने खुले मंच से कहा थैंक यू भारत। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, कर्ज में चला गया था चाइना की गोद में जाकर, उसको भारत ने बचाया, उसको सस्ता कर्ज चाहे भारत की गारंटी पर आईएमएफ से मिला है। और जो भारत के विरोध में मुज्जू की सरकार थी मालदीव्स में, उसको आज घुटनों के बल लाया हुआ है, वो कटोरा लेकर आईएमएफ के सामने खड़े हैं और आईएमएफ में भारत का बहुत बड़ा स्टेक है। बिना भारत की परमिशन से मालदीव्स को लोन बहुत मुश्किल से मिलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। और मालदीव्स में आज ये कंडीशन है कि मजबूत सरकार ने वहां पर ये करके दिखाया कि वहां की अर्थव्यवस्था लगभग डूबने के कगार पर है। हमने अपने द्वीप्स को डेवलप करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। लद्दाख हो, केरल हो, लक्षद्वीप हो, अंडमान हो या महापुरुषों का सम्मान हो, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आज इंडिया गेट पर लगी है, जिसको विरोध में समझौता करके नेहरू ने कहा था अगर हम आएंगे, नेहरू ने कहा था अगर पकड़ा गया तो हम आपको सौंप देंगे इनको, अंग्रेजों को। और जब चर्चिल भारत आए थे तो उन्होंने पूर्व जस्टिस के सामने कहा था कि भारत इसलिए आजाद हुआ बिकॉज बॉस बॉस बॉस। तो समझ सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ स्वतंत्र वीर सावरकर को सम्मान, चौधरी चरण सिंह को सम्मान, उन सभी लोगों को सम्मान इस सरकार ने दिया जो डिजर्व करते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो वाकई में इसके हकदार हैं, जिनको मिलना चाहिए। वो नहीं कि दिल्ली के लुटियंस मीडिया ने जो कहा उनको मिला, नहीं, जो रियल में उसके हकदार हैं उनको मिला है। तो कल से वोट की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। निर्णय आपको करना है कि हमको मछली खाकर चिढ़ाने वालों को वोट दीजिए या सावन के महीने में हमको मटन खाकर, मटन बनाकर दिखाने वालों को वोट दीजिए, या उस आदमी को वोट दीजिए तो त्रिपुंड लगाकर, हाथ में त्रिशूल लगाकर हर हर महादेव और जानकी वल्लभ की जय बोलता हुआ आपके बीच में खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को दीजिए जो राम मंदिर को बनाने के लिए, जिसने प्रण लिया था कि राम मंदिर बनेगा तो ही दर्शन करने जाऊंगा, उस व्यक्ति को दीजिए जो व्यक्ति आपको संस्कारों को प्रिवेल करता हो, आपके संस्कारों को पूरी दुनिया के सामने बताता हो कि भारत की सनातन संस्कृति बेस्ट है। या उन व्यक्तियों को दीजिए जिनकी क्रिश्चियन माता है, बाप पारसी है, पता नहीं क्या कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर दूसरों को मूर्ख बनाते घूम रहे हैं। या उस व्यक्ति को दीजिए जो विकास के साथ साथ विश्वास की भी बात करता हो और भारत को सबल प्रदान करता हो और हिंदुओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए ये सारे रास्ते दिखाता हो। निर्णय आपका है, मैं आपको बता सकता हूं। तो कल जलपान से पहले जाकर वोट डालिए। और कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो उसकी सहायता कीजिए, उसको पोलिंग बूथ तक लेकर जाइए, वोट जरूर डलवाइए, क्योंकि आपके विरोध में जो लोग खड़े हैं वो हर एक वोट की कीमत जानते हैं। वो लाइन लगाकर सुबह से शाम तक वोट डालेंगे। आपका भी निर्णय है, आपका भी दायित्व बनता है, आप ये निर्णय लीजिए कि आप भी 100% वोटिंग कराएंगे। जो लोग सक्षम नहीं है वो भी जाके कीजिए, जो दूर दराज रहते हैं वो छुट्टी लीजिए, एक दिन में कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, आप छुट्टी लीजिए, जाकर वोट डालिए और अपने आप को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। ये साधारण इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, पूरी दुनिया को बताने के लिए इलेक्शन है कि भारत में एक मजबूत सरकार फिर से बनने जा रही है। और मजबूत सरकार में जो त्रिपुंड लगाकर, त्रिशूल लगाकर हर महादेव का नारा लगाता है, उसकी सरकार बनने जा रही है, यानी हिंदू सरकार बनने जा रही है। तो जाइए कल वोट डालिए और अपने आप को जिताइए। ये आपकी, मेरी, हम सब सनातनी बहन भाइयों की जीत होगी। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।